बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुनियाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सफ़र फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक का है, जो कि हमने कवर करना होता है। हाँ, कुछ हद तक फाइनेंशियल एनालिसिस की बात भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही का हिस्सा होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप यूँ समझ लें कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस दिन पैदा हुई उस दिन से लेके उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जिस दिन हमने रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रहे होते हैं या प्रोफेशनली कर रहे होते हैं। तो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट का सहारा लेकर हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, इसकी इम्पोर्टेंस जैसा मैं आपको बता चुका कि उतनी ही है जितनी कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स को इम्पोर्टेंस हासिल है। लिहाजा ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखना बहुत ज़रूरी हुआ। तो जो बात मैं कर रहा था कि हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखने के लिए तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना होता है। तो 5 कैटेगरीज में तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं एक हल्की सी बात ये कर दूं कि बाज़ औक़ात एक मिसपरसेप्शन ली जाती है कि पता नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की 10 कैटेगरीज हैं या 8 कैटेगरीज हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर IFRS और उससे भी पहले IFRS की माँ जिसको मैं कहता हूँ ISP कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसके मुताबिक 5 कैटेगरीज हैं। ऑनर्स इक्विटी, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो यूँ आपकी 5 कैटेगरीज में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिवाइड होती है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद आप इसकी फर्दर 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस को एक ग्रुप में और ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम्स को दूसरे ग्रुप में। तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आप इनको डेबिट ग्रुप का नाम देते हैं और ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम इनको आप क्रेडिट ग्रुप का नाम देते हैं। नाम देने के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि जब आपने किसी का नाम रखना होता है तो कोई लॉजिक नहीं होती। बहुत से मेल जेंडर्स के नाम आपको फीमेल वाले नज़र आते हैं, बहुत सी फीमेल जेंडर की ख़वातीन के नाम आपको मेल्स वाले नज़र आते हैं। तो इसलिए नाम के रखने के वक्त पसंदीदगी नापसंदीदगी की बिना पर आपने नाम रख दिया। डेबिट ग्रुप कह दिया आपने एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को, क्रेडिट ग्रुप कह दिया ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम को। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दूसरी ये है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस ही को क्यों एक ग्रुप के अंदर रखा गया, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्यों ना एक ग्रुप कह दिया गया, या एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को क्यों ना एक ग्रुप कह दिया गया। हाँ, यहाँ पर लॉजिक मौजूद है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी पैदा होते हैं उसके लिए रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो रहा होता है, और जब भी ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी या इनकम क्रिएट होती है तो आपके रिसोर्सेज का इनफ्लो हो रहा होता है। तो इसलिए इनमें कुछ कदरें मुश्तरक होने की वजह से इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आपने क्लासिफाई कर दिया। अब यहाँ से आपको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बनाना होगा, जो कि इंतहाई आसान है। जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉर्ड करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी जो मौजूदा फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसमें रद्दोबदल का बायस बन रही होती है। मींस चेंजेस आ रही हैं, फर्दर मींस चेंज प्लस या माइनस में होगी, इंक्रीज या डिक्रीज में होगी। आपकी एक बकेट के अंदर 5 लीटर दूध अगर मौजूद है और वो 5 लीटर ही रहता है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर उस बकेट से आप 1 लीटर दूध निकाल देते हैं तो चेंज आई, या 1 लीटर दूध मज़ीद डाल देते हैं तो चेंज आई।
तो मींस चेंज आपके स्टेटस में प्लस या माइनस से आती है। अब डेबिट ग्रुप में अगर चेंज आ रही है विच इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द डेबिट ग्रुप, तो आप उसको डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सादा सी बात है। और डेबिट ग्रुप में ही अगर चेंज आ रही है विच इज कॉजिंग डिक्रीज इन द डेबिट ग्रुप, तो आप उसको क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे। इतनी सी ग्रामर है इस लैंग्वेज की। और फर्दर इसका क्रेडिट ग्रुप में ताल्लुक भी यही लॉजिक आगे अप्लाई होगी कि क्रेडिट ग्रुप में इंक्रीज मींस अगर क्रेडिट ग्रुप ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटीज एंड इनकम्स में कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्रीज का बायस बन रही है, तो आप उसको क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे। और अगर डिक्रीज का बायस बन रही है, तो आप उसको डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे। ये है जी इसका बहुत ही सादा सा रूल कि हम डेबिट या क्रेडिट किस बेस पे करते हैं। एक छोटी सी इसमें आपको मैं एक्सेप्शन कह लें या एक फर्दर बात इसके अंदर ऐड करनी है वो कर लें, वो है कॉन्ट्रा नेचर के हेड्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि आप आगाज में परचेजेस के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रा नेचर का अकाउंट देखते हैं, परचेजेस रिटर्न। तो परचेज को आप एक्सपेंस तस्वर करते हैं अगर पीरियोडिक सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको इन्वेंट्री के तौर पर अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं परपेचुअल सिस्टम में, तो आप उसको एसेट तस्वर करते हैं। तो उसके अगेंस्ट परचेजेस रिटर्न एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा कॉन्ट्रा होगा। इसी तरह पे सेल्स इनकम है, उसके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, वो डेबिट नेचर का अकाउंट आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा आप इसको एडवांस लेवल में जाके देख लें, तो आपकी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा नेचर का अकाउंट, तो एसेट्स में से उसने हमेशा माइनस होना है, लिहाजा वो क्रेडिट नेचर का बन जाएगा, मींस क्रेडिट ग्रुप से उसका ताल्लुक हो जाएगा। और अलाउंसेस अगेंस्ट इररिकवरेबल्स या प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपके डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स में चूंकि हमेशा डिक्रीज का बायस बनेंगे, तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी अकाउंट बन जाएगा, तो उसके लिए वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट बन जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पर 5 ही आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और अगर कोई उनके कॉन्ट्रा नेचर के अकाउंट्स होंगे, तो उनको अकॉर्डिंगली कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑपोजिट इम्पैक्ट के साथ आपने डेबिट या क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने होंगे। थैंक यू।